Hello, everyone. Welcome back to yet another session of your biology textbook with me. In today's class, we would be going up with the cell cycle and cell division. This is a chapter which is one of the most easiest and the shortest chapters, but with that, it can become one of the most hectic chapters as well if you're not going to pay a good amount of attention. So let's see how do we tackle up with the cell cycle and cell division. First of all, before starting up the chapter, we need to understand what is cell cycle. सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. All right. So the first thing that we are going to understand today is the very concept of cell cycle. सेल साइकिल बेसिकली एक बहुत ज्यादा बड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हो रहा है इनसाइड अ सेल. क्या होता है जैसे एक छोटा सा मान लो आपके पास ये छोटा सा क्या है आपके पास ये सेल है. ये सेल ने क्या किया ये सेल ने अपने आप को ग्रो किया. तो जब ये सेल ने अपने आप में ग्रोथ शो किया तो ये सेल बड़ा सेल बन गया. जब ये सेल बड़ा सेल बन गया अब इसके अंदर अपने खुद के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. न्यूक्लियोलस होगा राइबोसोम्स होंगे क्रोमैटिन होगा है ना. तो ग्रोथ के बाद अब इसने क्या किया ग्रोथ के बाद अब इस सेल ने अपने आप का डीएनए रेप्लिकेशन करवाया. जब इसने अपने आप का डीएनए रेप्लिकेशन करवाया तो डीएनए रेप्लिका जब बना तो क्या बना कि दो सेल्स में आपके पास एक तो ऐसा बना कुछ एक ऐसा बना और ये कुछ न्यूक्लियोलस और बीच में कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स है ना. तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया. अब बारी आती है डिवीजन की. तो अब जो सेल है वो क्या करेगा अब जो सेल है वो डिवाइड कर जाएगा. तो यहाँ पे जो सेल है अब वो ऐसे दो में क्या कर जाएगा डिवाइड कर जाएगा. तो यहाँ पे ये एक जेनेटिक मटेरियल इसके पास आ जाएगा एक जेनेटिक मटेरियल इसके पास आ जाएगा. साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और राइबोसोम्स का भी डिवीजन हो गया. तो इस तरीके से डिवीजन हो गया. इसको आप कंसिडर करो जैसे ह्यूमंस में होता है. आपने देखा होगा ह्यूमंस में जब बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले बेबी बॉर्न होता है फिर वो ग्रो करेगा. एक पीरियड आएगा जब प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं जिसके बाद organism or the human would be ready for the process of reproduction. राइट फिर वो उसके बाद जब रिप्रोडक्शन फेज खत्म होगा तो फिर सेनेसेंस हो जाएगा. सो बस इसी तरीके से जब कोई एक सेल होता है वो अपने आप को ग्रो करता है फिर उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर डिवाइड होता है. जब ये सारे के सारे इवेंट्स साइमल्टेनियसली होते हैं सारे इवेंट्स यानी ग्रोथ होना डीएनए रेप्लिकेशन होना और डिविजन होना जब ये तीनों इवेंट्स एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं हम इन्हें सेल साइकिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं सेल साइकिल बोलते हैं. अब आपको तो ये चीज पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. और यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जब अपने आप को मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तब जाके वो कौन से ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जब जाके वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं. इसी तरीके से आज हम ह्यूमंस बने हैं. आपको पता है जब एक स्पर्म होता है और यही स्पर्म एक एग से जाके जब ज्वाइन करता है तब जाके वो क्या बनाता है एक सेल बनाता है और यही सेल जो है वो फर्दर डेवलप होके जाइगोट बनाता है फीटस बनाता है एम्ब्रियो बनाता है ये सारी चीजें बनाता है. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर. दिस इज हाउ आपका ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या करता है पूरा प्रोसेस जो है वो वर्क करता है. तो बस उसी तरीके से यही सिंगल सेल जो है वो जब एक बेबी बनाता है इसी सेम तरीके से जब वो एक फीटस बनाता है यही जो सिंगल सेल्स होते हैं ना ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं और अपने आप को डिवाइड करते हैं. अब इस पे इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस हिसाब से फंक्शन कर रहा है. तो शुरुआत करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन की. Are you aware that all the living organisms, even the largest ones, start their life from a single cell? So आपको क्या पता है कि हर एक organism जो होता है वो अपनी life को एक single cell से शुरू करता है. So are you aware that all the living organisms, even the largest ones, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms. फिर आप सोचते होंगे कि यार एक यूनिसेलुलर और फिर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली आज आपको लगता होगा ना कि एक सिंगल से सेल से एक जाइगोट बना फीटस बना बेबी बना और आज हम ह्यूमंस बने. तो यार कितना ब्यूटीफुल है ना कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पर जा रहा है. सो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स ऑफ द सेल्स. सो व्हाट आर ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है रिप्रोडक्शन हो रहा है. सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट
growth and reproduction are the characteristic events of the cells, right? Obviously हर एक unicellular organism अपने आप को grow करेगा, अपने आप को divide करेगा और फिर वो event बनाएगा. Every living organism will grow, every living organism will reproduce, and then will form these. So indeed, of all the living organisms, all the cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. So obviously एक unicellular organisms है, जितनी भी बार वो डिवाइड करेगा वो दो डॉटर सेल्स में जा रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, और इस हिसाब से ये अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज अप कर रहा है. क्यों कर रहा है? ये जो है ये पेरेंटल सेल बन जाएगा, ये जो है ये डॉटर सेल्स बन जाएंगे. तो पेरेंटल सेल, डॉटर सेल, cell giving rise to the two daughter cells each time they divide. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide. अब ये जो daughter cells है वो खुद अपने आप को grow कर सकते हैं, divide कर सकते हैं, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and the division of a single parental cell. In other words, such cycles of growth and division allows a single cell to form structures consisting of millions of cells. ये जो division, growth हो रहा है, division हो रहा है, growth हो रहा है, division हो रहा है, growth हो रहा है, division हो रहा है, ये जो साइकिल है ना वो क्या बना रही है? ये जो साइकिल है वो मिलियंस ऑफ सेल्स बनाती है. कैसे? एक पेरेंटल सेल था, वो पेरेंटल सेल ने दो डॉटर सेल्स में राइज किया, दो डॉटर सेल्स में फर्दर चार डॉटर सेल्स में राइज किया, चार ने फर्दर छह में आठ में किया, आठ ने फर्दर 16 में किया. तो इस हिसाब से दिल जस्ट कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. इस नंबर पे 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, दिस इज द नंबर. n क्या है? कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो जो सेल्स है वो अपने आप को डिवाइड करे. सो द नंबर ऑफ टाइम्स द सेल इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इज नथिंग बट इट इज 2 रेज टू द पावर n. और एक सेल ने क्या किया? एक सेल रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. और ये कैसे बने मिलियंस ऑफ सेल्स? सो एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स है कैसे बने? बाय द टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज ग्रोथ, एक तो ग्रोथ से बन गया और एक आपका किससे बन गया? एक आपके डिविजन से बन गया. तो ये दोनों प्रोसेस से मिलियंस ऑफ सेल्स बन गए. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. In other words, such cycles of growth and division allows a single cell to form structures consisting of millions of cells. A single cell forming a structure which is having millions of cells. आज हमारे पास millions of cells है, but at the end जब हम बने थे तब शुरुआत कैसे हुई थी? एक सेल से हुई थी. तो एक सेल कितना बना रहा है? millions of cells बना रहा है. moving forward Moving forward, the cell cycle, the sequence of cell growth and division. We have the interface of the cell over here, जहाँ पे हमारे पास G1 phase है. यहाँ पे जो chromosomes है वो अपने आप को replicate करते हैं by the process of S phase. अब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि तीन events होते हैं cell cycle में. कौन से events होते हैं? Cell पहले grow करेगा, फिर DNA synthesis होगा और फिर division होगा. तो जहाँ पे ये chromosome का replication होता है, जहाँ पे DNA का replication होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम S phase बोलते हैं. एक G2 फेज होता है जहां पे अब जो सेल है वो अपने आप को सिर्फ जो भी उसको नेसेसरी है, और ऑब्वियस सी बात है उसको डिवाइड करना है, उसको एनर्जी की जरूरत है, उसको एटीपीज की जरूरत है. एटीपी के बिना वो डिवाइड कैसे करेगा? तो जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो उसको चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ डिविजन वो उसने इकट्ठे किए, उसको माइटोसिस के अंदर ले गया और फिर उसने उसको साइटोकाइनेसिस किया, और फाइनली दो इंटरफेस सेल्स जो है वो यहाँ पे बन गए. नाउ सेल डिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल डिविजन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग द डिविजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस. जब डिविजन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है और सेल ग्रोथ भी हो रहा है. सेल ग्रो भी करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा. ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, hence have to take place in a coordinated way to ensure the correct division and the formation of the progeny cells containing intact genomes. तो ये जितने भी तीन इवेंट्स है, सेल का डिविजन होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना और सेल का ग्रोथ होना, सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल, cell division, DNA replication and cell growth, they have to take place in a coordinated way in order to ensure कि intact genome है. मान लो सेल ने डिवाइड कर लिया, उसके पास intact genome थे ही नहीं, तो मतलब नहीं है, राइट? तो सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of the progeny cells containing intact genomes. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into daughter cells is termed as cell cycle.
ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक के बाद एक जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सेल है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, वो बाकी सब मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना रहा है, और इवेंचुअली वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं. सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल duplicates its genome, synthesize the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as what? It is termed as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, although cell growth जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सेल हमेशा ग्रो करेगा. जैसे आप बोलोगे कि यार जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस ने ग्रोथ फेज हटा दिया. जब आपका ग्रोथ फेज हटता है ना आपकी हाइट बढ़ती है ना कुछ बढ़ता है. बट मान लो आपको कट लग गया तो कट तो हील हो जाएगा. मतलब कुछ कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो ग्रो करते हैं. सो ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल पे ही होता है. So only during one specific stage of the cell cycle there is the process of DNA synthesis which is actually occurring. Otherwise, the process of cell growth is a very continuous process. The replicated chromosomes or the DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division. तो ये जो replicated chromosomes है, ये जो replicated DNA है, वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट से ट्रांसफर हो जाते हैं. दे आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल. और ये जो इवेंट्स है ना ये अपने आप में ही किसके हैं, ये अपने आप में ही जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है. सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू व्हिच दे आर गेटिंग पास एंड दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल. द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. अब ये जो सेल साइकिल है इसके अपने खुद के कुछ फेजेस होते हैं. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को हम कैसे देखते हैं, बाय द ह्यूमन सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कल्चर. कुछ ऐसे ह्यूमन सेल्स होते हैं जो कल्चर में प्रेजेंट होते हैं और उसको हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. अगर आप अरिहंत की बुक सॉल्व करते हो ना तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे. अब आपको लगेगा यार ऐसा कोई कैसे पूछ सकता है, बट यस, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल? So the best example of a typical eukaryotic cell is the human cells which are present in culture. कल्चर का मतलब है कि वो अब अपने आप को डिवाइड करेंगे. कब करेंगे डिवाइड? Once in approximately every 24 hours. So when are these human cells going to divide up themselves? These cells are going to divide up themselves once in every 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. For example, yeast can process through the cell cycle in just about 90 minutes. तो ये जो growth है, DNA replication है, synthesis है, ये सारी चीजें ना, ये जो sequence of events है, वो together मिलके क्या बनाती है? Cell division और cell cycle बनाती है. अब हर एक सेल का ये सेल साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम फ्रेम होता है वो अलग अलग होता है. मान लो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है. वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है इट इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कल्चर. ये जो सेल्स है ये कब डिवाइड करेंगे? वंस इन 24 आवर्स. सो दीज सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड वंस इन 24 आवर्स. बट ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट हो गया. ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स. तो 90 मिनट्स में ईस्ट ने अपने आप को प्रोग्रेस कर लिया. सो दिस इज हाउ इट इज, यू नो. मूविंग फॉरवर्ड, now the cell cycle is divided into two basic phases. अब ये जो cell cycle है वो कितने phases में divided है? ये जो cell cycle है ये दो phases में divided है. सबसे पहला phase जो है वो है interphase और फिर जो है वो है M phase. So the cell cycle that you have is divided into two phases, interphase and M phase. Interphase क्या है? Interphase preparatory phase है. कहीं पे भी जाने से पहले, डिवाइड करने से पहले प्रेपरेशन करनी पड़ती है. तो सेल को भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है बिफोर डिवीजन, और उस फेज को हम इंटरफेस बोलते हैं. जो फर्दर डिवाइडेड है बट उसके क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. और एम फेज जो होता है वो क्या होता है? माइटोटिक फेज होता है जहां पे सेल अपने आप को डिवाइड करता है. द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज वेयर द एक्चुअल डिवीजन और द माइटोसिस occurs, and the interphase represents the phase between the two successive M phases. दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं. इंटरफेज आपको मियोसिस में देखने को मिलेगा. मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे इंटरफेज बोलते हैं.
तो वहीं पे जो माइटोसिस है वहां पे ऐसा नहीं होता है. सो द एम फेज represents the phase where the actual cell division occurs or the mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two M phases. It is significant to note that in the 24-hour average duration of a cell cycle, significant to note what? Significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle, 24 hours क्यों लिया? हम humans का जो average duration है वो 24 hours है. In the 24 hours average duration of the cell cycle of a human cell, of a which cell? Of a human cell division properly lasts only for about an hour. ये जो 24 घंटे का इतना बड़ा जो साइकिल है उसमें से सेल डिवीजन कितने टाइम के लिए हो रहा है? सिर्फ 1 घंटे के लिए. कितने टाइम के लिए हो रहा है? सिर्फ 1 घंटे के लिए. मतलब बाकी के जो 23 आवर्स है तब तक सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, और वो डिवाइड कब करता है? सिर्फ वो 1 आवर में. The interface lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. और यही जो इंटरफेस है वो more than 95% of the duration of the cell cycle के लिए लास्ट करता है. So the interface that we are talking about, this interface lasts for more than 95% of the cell cycle. Interface lasts for more than 95% of the duration of the cell cycle. The M phase starts with the nuclear division. अब ये जो M phase है वो किससे शुरू होता है? With the nuclear division. The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of the daughter chromosomes, which is karyokinesis. So 95% तक interface चल रहा है और बाकी सिर्फ 1% के लिए या बाकी जो 5% है, बाकी जो 1 घंटा है उसके लिए सेल डिवाइड करेगा. अब ये जो M phase है या जो ये माइटोटिक phase है, ये माइटोटिक फेज किससे शुरू होता है? सो दिस एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of the daughter chromosomes. न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है which is corresponding to what? Which is corresponding to the separation of the daughter chromosomes. की daughter chromosomes का separation हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं. कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. किसका डिवीजन हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है यहाँ पे आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और वहीं पे साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है. तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन होना, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना. तो जो एम फेज है वो किससे शुरुआत होता है? न्यूक्लियर डिवीजन से, corresponding to the separation of the daughter chromosomes, and usually ends with the division of the cytoplasm. Usually ends with the division of the cytoplasm. सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स डिवाइड करेंगे और फिर सेल्स डिवाइड करेंगे. The interphase, though called as the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. अब जैसे मैंने कहा कि सेल की जो स्टेजेस होते हैं उसे दो में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेस में और एम फेज में. तो ये जो इंटरफेज है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं. इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज. It is the time during which the cell is preparing itself for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. तो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है. रेस्टिंग फेज इसीलिए बोला क्योंकि डिविजन नहीं हो रहा है, बट सेल क्या करे? पहले ग्रो करेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा. दोनों प्रोसेस, ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, occurs in an orderly manner. Now this interphase that you have is further divided into 3 further phases. कौन सा phase है? एक G1 phase है, gap 1, एक synthesis phase है और एक G2 phase है, gap 2. So these are the 3 phases that you have: G1 phase, G2 phase and S phase. G1 phase is a gap 1 phase, S phase is a synthesis phase and G2 phase is a gap 2 phase. ये जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है ना, ये G1, S और G2, ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा जो है, ये जो डायग्राम में आपको दिया हुआ है, ये पूरा जो फेज मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आपका कौन सा फेज है? ये आपका इंटरफेज है. सो दिस इज योर इंटरफेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज. सो इंटरफेज इज द कंपैरिजन ऑफ G1 phase, S phase and G2 phase. So when G1, S and G2 phase comprises, together, then they are responsible for the formation of what? Then they are responsible for the formation of the interphase. So then they are responsible for it. Otherwise, they are not. Moving further, G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase क्या है? Interval of mitosis और initiation of DNA replication के बीच का phase. देखो, ये है आपका G1 phase. G1 phase, S phase और G2 phase. S phase में क्या होता है? DNA replication होता है. और ये जो है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपका माइटोटिक फेज है.
तो माइटोटिक फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के फेज के बीच में कौन सा फेज आ रहा है? G1 फेज. So that's what they are saying. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and the initiation of DNA replication. Between mitosis and initiation of the DNA replication. Between mitosis and initiation of the DNA replication. So it is a phase between mitosis and initiation. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. G1 phase के अंदर जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर सारे चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. सो ड्यूरिंग G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता है, वो ग्रो करेगा बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज में या फिर सिंथेसिस फेज में, विच मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. सो एस फेज इज मार्किंग द पीरियड ड्यूरिंग विच कि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और रेप्लिकेशन हो रहा है, वो एस फेज का पार्ट है. During this time, the amount of DNA per cell doubles up. और इस टाइम पे जो नंबर ऑफ डीएनए होता है वो डबल अप होता है. अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, हमें लगता है कि जब डीएनए डबल होता है तब उसके साथ साथ क्रोमोसोम डबल हो जाता है. मान लो कि कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो डिप्लॉइड बन जाएगा, या मान लो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो 2n से 4n में चला जाएगा. जी नहीं, ये गलत है. क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आते. जो चेंजेस आते हैं वो डीएनए में आते हैं. किस में आते हैं? डीएनए में चेंजेस आते हैं. क्योंकि डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो एन है वो एन नहीं बदलता. एस जो है वो 2s में जाता है और 2s में जाता है और 2s जो है वो 4s में जाता है. ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस. और ये कहाँ होता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है एस फेज में. सो एस फेज में देयर इज जस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए. There is no change in the chromosome number. There is no change in the chromosome number. There is just the process of replication of DNA. If the initial amount of DNA is 2C, then it is increased to 4C. As I said, अगर वो 2S है तो 4S बन जाएगा. However, there is no increase in the chromosome number. However, there is no increase in the chromosome number. Chromosome number में कोई increase नहीं होगा. If the cell has a diploid number of chromosome at G1, even after the S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n. Chromosome numbers में कोई changes नहीं है. Changes आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ DNA में आएंगे, DNA की replication के process में आएंगे. अगर DNA में S है तो 2S हो जाएगा, 2S है तो 4S हो जाएगा. DNA replicate करेगा S phase में, ना कि chromosomes. In animal phase, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus. जब animal cells होते हैं ना तो उनके अंदर ये जो S phase में जो DNA replication होता है वो कहाँ शुरू होता है? न्यूक्लियस में. And the centriole duplication occurs in the cytoplasm. So centriole अपने आप को कहाँ duplicate करता है? Centriole अपने आप को duplicate करता है साइटोप्लाज्म में और डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में. ड्यूरिंग द G2 phase, the proteins are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continues. तो सेल ग्रोथ अपने आप को कंटिन्यू करता है. सेल ग्रोथ थ्रू आउट होता है. तभी वो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी that cell growth is a continuous process. If you remember, हमने ये लाइन पढ़ी थी कि cell growth is a continuous process whereas DNA replication occurs during one specific stage of the cell cycle. वो लाइन का जो मतलब है वो आपको अब पता चल जाए यहाँ पे आके कि भैया जी, in animal cells during S phase, DNA replication begins in the nucleus and the cytoplasm because animal cells, eukaryotic cells and nuclear membrane होगी तो nucleus और cytoplasm दोनों अलग है. न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक नहीं है. During G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continues. Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. कुछ कुछ सेल्स होते हैं अडल्ट एनिमल्स में जो ऐसे लगता है कि यार ये लोग डिवीजन नहीं करते, जैसे हार्ट सेल्स. हार्ट सेल्स में डैमेज आएगा तो वो लोग डिवाइड नहीं करेंगे. एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और बिकॉज ऑफ सेल डेथ. और कुछ कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जैसे कभी इंजरी पे हो गया या कभी डेथ पे हो गया, जैसे मैंने कहा, राइट. These cells
that do not divide further exit the G1 phase to enter into an inactive stage called the quiescent stage of the cell cycle. और यही जो cells होते हैं जो अपने आप को further divide नहीं करते हैं, exit कर लेते हैं G1 phase को और एक inactive stage में enter कर जाते हैं जिसे हम G0 phase बोलते हैं या जिसे हम एक quiescent stage बोलते हैं. Cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism. So basically G1 phase के बाद आता है G0 phase और फिर अगर आप उसको वापस लाओगे तो S और फिर G2 phase. ये तरीके से आपका पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है. जैसे हार्ट सेल्स हो गए, हमारे रेटाइना के सेल्स हो गए, वो लोग अपने आप को G1 phase में अरेस्ट कर लेते हैं. वो वहां पे फिर S phase में या G2 phase में माइटोसिस में नहीं जाते क्योंकि वो लोग डिवाइड नहीं करते. बट जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि अब रिक्वायरमेंट है कि आप डिवाइड करो, तो उस केस में ये जो G0 फेज में जाके इनएक्टिव स्टेज में जाके बैठे होते हैं, वहां से वो डिवाइड करना शुरू करते हैं. इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि आपके पास एक वॉल्केनोज है. अब वॉल्केनोज में जो डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी लावा निकालते हैं बट कभी कभी शांत बैठ जाते हैं. उसी तरीके से सेल्स होते हैं. सेल्स डिवाइड करते हैं बट जब उनको डिवाइड नहीं करना होता है तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसे हम G0 फेज बोलते हैं या जिसे हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं. अब ये जो क्विसेंट स्टेज है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है. मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी सेल को अगर वापस से बुला के बोलोगे कि भैया जी तुझे प्रोलिफरेट करना है तो बिल्कुल करेगा. मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट प्रोलिफरेट नहीं कर रहे अनलेस एंड अंटिल कॉल्ड अपॉन टू डू सो. यहाँ पे ये जो डायग्राम था इसमें रहा ये G0 फेज. तो ये जो है ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका G0 फेज है. अब ये देखो यहाँ पे G1 फेज में तो सेल था, G1 फेज में जाते जाते उसने अपने आप को क्या किया, G0 फेज में लेकर चला गया. क्योंकि G0 फेज में लेकर चला गया अब वो क्विसेंट स्टेज में है. बट मान लो मैं उसको वापस से बुला रही हूँ तो फिर वो G0 से S फेज में भी जाएगा, S फेज से फिर वो G2 फेज में भी जाएगा और G2 फेज से फिर वो माइटोसिस भी करेगा. तो ये पूरा ऐसा प्रोसेस हो जाएगा जो G0 या फिर क्विसेंट स्टेज में देखने को मिलेगा. नाउ हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स. किस तरीके से ये जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है जिन्हें आज हम देख रहे हैं, दे कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइव्स. डू द सेल्स इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम. क्या ये जो सेल्स है वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं? ऑब्वियसली आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ा होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के अंदर हमेशा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमेशा सेल्स को डिवाइड करवाते हैं, हमेशा वो लोग ग्रो करते रहते हैं. अब नाउ यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल्स. इसका आपको प्रैक्टिकल भी होगा जहां पे आपको माइटोसिस पढ़ाया गया होगा ओनियन रूट के टिप सेल्स में. ओनियन रूट टिप सेल्स जो है वो कुछ ऐसे दिखते हैं. सो ओनियन रूट टिप सेल्स समवॉट अपीयर्स लाइक दिस. इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल. कितने क्रोमोसोम्स है हर एक सेल में? 16 क्रोमोसोम्स. किधर है? ईच सेल में. Can you tell how many chromosomes will cell have at G1 phase, after S phase and after M phase? कितने क्रोमोसोम होंगे? भैया जी सेम होंगे. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज. बट also what will be the DNA content of the cells after G1, S and G2 phase? The content after M phase is 2C. अगर M phase के बाद जो content है वो 2C है तो इसको करने का एक तरीका होता है. कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए देखो, क्रोमोसोम नंबर अगर उसके पास 16 क्रोमोसोम्स है तो उसके पास 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे. G1 फेज में भी, S फेज में भी उसके पास 16 रहेंगे और G2 फेज में भी उसके पास 16 रहेंगे. बट अगर हम बात करते हैं डीएनए कंटेंट की कि डीएनए कंटेंट का क्या होगा, तो डीएनए जो है, जो डीएनए का कंटेंट है उसमें बेसिकली थोड़े चेंजेस आएंगे. वो चेंजेस क्या है, तो अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे एक आता है G1 फेज, एक आता है S फेज और एक आता है G2 फेज. और ये जो था आपका ये M फेज. M फेज में डीएनए कंटेंट मान लो 2C है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो G1 फेज में जो कंटेंट होगा वो होगा 2C. वो चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी तक डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट नहीं किया. S फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट बना देगा और उसका बना देगा 4C. और G2 फेज में फिर से वो 4C होगा. बट जब वो फर्दर डिविजन करेगा और जब वो फर्दर डिवाइड करेगा तो डिविजन के बाद उसका जो नंबर होगा वो वापस से आ जाएगा 2C पे. तो वापस से जो नंबर है वो कहाँ पे आ जाएगा, वापस से जो नंबर है वो 2C के ऊपर आ जाएगा. सो 2C इज द फाइनल प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है.
बस यही हमें देखना है. मूविंग फर्दर, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स. एनिमल सेल्स में हमें माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में. डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n. ऐसे सेल्स जिनके अंदर 2n कॉन्फ़िगरेशन होती है उन्हें हम डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं और वहीं पे माइटोसिस देखने को मिलता है. However, there are a few exceptions in this where haploid cells divide by mitosis. बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे कभी कभी जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड कर लेते हैं. और वो एक्सेप्शंस कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल द मेल हनी बीज. व्हाट आर द एक्सेप्शंस? द एक्सेप्शंस इज दैट ऑफ अ मेल हनी बीज वेयर मेल हनी बीज इज द हैप्लॉइड सेल और वो माइटोसिस से डिवाइड करिए. जनरली माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होता है बट मेल हनी बीज में हैप्लॉइड में हो रहा है. Against these, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. For your recollection of examples of alterations of generations in plant, identify the plant species at which mitosis is seen in haploid cells. बिल्कुल haploid cells में भी होता है mitosis और वो divide करता है. ये आपकी मेल हनी बी है जिसका आपको ये डायग्राम दिया है और ये जो है ये क्या करती है? ये haploid है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन n है बट फिर भी ये डिवाइड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि रियली में माइटोसिस होता क्या है. माइटोसिस माइटोसिस तो करे, अब हम समझते हैं माइटोसिस होता क्या है. अब ये आपको मैंने अभी सेल साइकिल बताई, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा रैप अप करते हैं. अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड्स. सो व्हाट इज अ सेल साइकिल? अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच इज अकरिंग इनसाइड अ सेल, जिससे सेल ग्रो भी करेगा और डिवाइड करेगा. अ सेल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन व्हाट समथिंग इज कॉल्ड एज इंटरफेस. क्यों? आपने देखा था ह्यूमन सेल्स जो कल्चर में प्रेजेंट है उन्होंने आधा टाइम किस में निकाल दिया? इंटरफेस में. कितने घंटे? 23 घंटे, 23 hours, 95%. And during this time, it grows, replicates its chromosomes and prepare the cell for cell division. उस टाइम पे वो ग्रो करेगा, अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा और डिवाइड करेगा. सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है इंटरफेस. इंटरफेस इंटरफेस इज द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल दैट occurs before mitosis that prepares the cell for the process of cell division. So it is going to prepare the cell for the process ऑफ सेल डिवीजन. तो यहाँ पे सेल को वो किसके लिए डिवाइड रेडी कर रहे हैं वो लोग. फिर आता है आपके पास सबसे पहला फेज जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज. ये माइटोसिस का फेज है. सो सेकेंड पोजिशन से आपका क्या शुरू हो जाता है? सेकेंड पॉइंट से आपका माइटोसिस शुरू हो जाता है. माइटोसिस में सबसे पहला फेज जो है वो प्रोफेज है. द क्रोमोसोम्स कंटेंट्स देमसेल्व्स आल्सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर. सो बेसिकली क्या होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है. अब उसको हमें निकालना है तो वो निकालने के लिए एक फेज हमने दे दिया कि भाई प्रोफेज के अंदर जितनी भी सारी चीजें वो सब हट जाएगी, सिर्फ डीएनए रहेगा या सिर्फ वो मटेरियल रहेगा जिसको डिवाइड करना है. फिर आता है आपका नेक्स्ट फेज विच इज मेटाफेज. मेटाफेज क्या है? इसे प्रो मेटाफेज हटा दो, इसे क्या बोलेंगे? मेटाफेज बोलेंगे. द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन इन मेनी बट ऑल द यूकैरियोट्स एंड द क्रोमोसोम्स अटैच्ड टू दिस माइटोटिक स्पिंडल्स. अब क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वो माइटोटिक स्पिंडल से ऐसे अटैच होंगे, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा क्योंकि अब सेल को क्या करना है? अब सेल को डिवाइड करना है. अब आएगा मेटाफेज. मेटाफेज इज अ पॉइंट जहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स है इन्होंने अपने आप को ऐसे लाइन में अरेंज कर लिया और यहाँ से ना ऐसे इसके ऐसे स्पिंडल फाइबर्स है जो आपको नहीं दिख रहे क्योंकि वो व्हाइट है बट व्हाइट इन कलर है बट ऐसे ये स्पिंडल फाइबर्स है. और अब ऑब्वियसली बात है, आपने टग ऑफ वॉर देखा है? टग ऑफ वॉर में क्या होता है? एक उसको इस साइड से खींच रहा है, एक रोप को इस साइड से खींच रहा है. इसी तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? वो क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को ऐसे टग ऑफ वॉर में प्लेस कर लेते हैं. यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स होते हैं और वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. ये जो ब्लैक कलर में है ये क्या है आपके? ये जो ब्लैक कलर में थे ये है आपके स्पिंडल फाइबर्स. सो दीज ब्लैक कलर सब्सटेंसेस दैट यू आर एबल टू सी आर नथिंग बट दे आर योर स्पिंडल फाइबर्स. तो ये आपके स्पिंडल फाइबर्स है. अब स्पिंडल फाइबर्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है थर्ड नंबर पे वो है आपका एनाफेज. अब मान लो टग ऑफ वॉर में जीत गया तो अब क्या होता है? जैसे आपका कोई क्रोमोसोम होगा ना, मान लो ऐसा आपका एक क्रोमोसोम है ना. अब इसको यहाँ से एक डोरी खींच रही है और इसको यहाँ से एक डोरी खींच रही है तो यहाँ से ये ऐसे ना बीच में से ऐसे बीच में से ये कट हो जाएगा. तो इसका क्या होगा? एक ऐसा बच जाएगा जो यहाँ से जाएगा
और एक क्रोमोसोम ऐसे रह जाएगा जो यहाँ से जाएगा। तो यह पोल्स पे मूव करेंगे, कहाँ पे मूव करेंगे, पोल्स पे। और ये जो प्रोसेस होता है उसे एनाफेज बोलते हैं। इट एंश्योर्स दैट द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और द सिस्टर क्रोमैटिड यानी ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स है। दो क्रोमैटिड्स कैसे, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्रोमैटिड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिड बोलते हैं, है ना। और अब ये दो, ये यही क्रोमैटिड अगर एक साथ दो में आ जाए तो ये इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, और टुगेदर मिलके ये लोग क्या बनाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे ये लोग, सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। क्यों सिस्टर, एक साथ है जी, है ना, एक साथ है, तो एक साथ सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड, और ये लोग एक दूसरे को ऐसे दूर जाएंगे। टीलोफेज में क्योंकि डिवीजन हो गया है, डिवीजन यानी कि आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया है, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होना था वो हो गया है। सो एज कैरियोकाइनेसिस इज ओवर, अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो आएगा टीलोफेज वाला स्टेज। टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द सेल डिवीजन ड्यूरिंग व्हिच द टू डॉटर सेल्स बिकम फिजिकली सेपरेटेड। वहां पे फिजिकल सेपरेशन हो जाता है, और फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू, क्योंकि न्यूक्लियर सेपरेशन तो हो गया था, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म सेपरेशन भी हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी अपने आप को यहाँ पे आके क्या कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। सो द साइटोप्लाज्म आल्सो सेपरेट्स अप इटसेल्फ, द फाइनल स्टेप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग व्हिच द टू डॉटर सेल्स become physically separated. So the two daughter cells become physically separated, and this entire process is a part of what, this entire process is a part of cell cycle. As I said, growth, DNA replication and division, all these events have to take place in a coordinated way, then only we can say कि cell cycle हो रहा है। अब हम इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। This is the most dramatic period of the cell cycle. What is the most dramatic period of the cell cycle? M phase. M phase is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all the components of the cell. जो जितना भी reorganization है वो सब reorganization हो जाता है, involving a major reorganization of virtually all the components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and the progeny cell is the same, क्योंकि number of chromosome पेरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में सेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन जी, आपने ही देखा ना, अगर एन है तो वो एन ही रहेगा, बट जनरली हैप्लॉइड सेल्स नहीं करते, बट मेल वर्कर बीज जैसे अभी हमने देखा, बट डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स शो करते, तो 2n है तो 2n ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, इसीलिए हम इसे कौन सा डिवीजन बोलेंगे, हम इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। सो वी विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट, वी विल बी कॉलिंग इट एज इक्वेशनल डिवीजन। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. कितने stages है, 4 stages है of the nuclear division, karyokinesis, which is very essential to understand the progressive process. और ऐसा clear cut line नहीं, ऐसा नहीं कि देखो 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 प्रोफेज खत्म हो, देखो 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 मेटाफेज खत्म हो, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। ये तो कोई क्लियर कट लाइंस आप नहीं बना सकते, बट पता चलता है हमें कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहले के टाइम पे ना प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होती थी, तो पीएमटी नाम था उसका, बस पीएमटी में ए को घुसा दो, है ना। तो पीएमएटी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। तो उस हिसाब से आप इसको लर्न कर लो। प्रोफेज की अगर हम बात करें तो prophase is the first stage of the karyokinesis of mitosis, follows the S and the G2 phase. As I said, S और G2 phase के बाद जो सबसे पहला phase आएगा वो कौन सा phase होगा, prophase होगा। In the S and the G2 phase, the of the new DNA molecule formed are not distinct but they are intertwined. Obviously, अब यहाँ पे वो chromatin के फॉर्म में है। आपको ना जो मैंने ये chromatids बना के दिखाई, ये वो chromatids जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये जो chromatids मैंने आपको बना के दिखाई ना, ये chromatids आपको देखने को मिलेगी कौन से स्टेज पे, आपको ये chromatids देखने को मिलेगी शुरुआत के प्रोफेज में। So you'll be able to find this chromatids in the prophase. उससे पहले ना आपको ये chromatids देखने को मिलेगी ना आपको कुछ देखने को मिलेगा, बट कैसे देखने को मिलेगा, एक इंटरवाइंड मटेरियल की तरीके से, जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। सो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. जब chromatin condensation होता है तब ये जो chromatin है, ऐसा कैसा होता है पता है chromatin? I'll show you chromatin कैसे होता है। chromatin ऐसा गुच्छा होता है, ऐसे पूरा 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 ऐसे गुच्छा, this is your chromatin। और फिर वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, ऐसे sister chromatids में कन्वर्ट करता है ना। तो वो इस हिसाब से कन्वर्ट करता है, so that you have to remember कि अच्छा वैसे हो रहा है।
Right. So that is how it happens. Untangle and the process of chromatin condensation. The centrosome, which had undergone duplication during S phase of the interphase, now begins to move towards opposite poles of the cell. So जो centrosomes होते हैं, जो centrioles का part है, हमने पढ़ा था centrosomes 8 chapter में. तो इसके जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपने आप को ऑपोजिट पोल्स में ले जाते हैं. द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स. उसको कंप्लीशन कैसे मार्क कर सकते हैं? बाय द फॉलोइंग इवेंट्स. क्रोमोसोमल मटेरियल डीकंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम मटेरियल अपने आप को डीकंडेंस करता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनाता है. These chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. So they are composed of two chromatids and they are attached at the process of where they are attached at the centromere. So two chromatids attached at the centromere. I hope आपको पता होगा centromere क्या होता है. ये एक chromatid, ये दो chromatid और ये बीच का जो गोला होता है इसे हम क्या बोलते हैं? This is called as what? This is called as centromere. अगर आपको 8 चैप्टर याद होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो सेंट्रोमियर होता है, अगर हम इसको थोड़ा वो करें तो उसके आसपास ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिर उसके आसपास ऐसे क्रोमैटिड्स होते हैं. तो ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को? इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं और इन्हें हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, इन्हें काइनेटोकोर्स बोलते हैं. तो बस ये वही बात है that they are seen to be composed of two chromatids which are attached together at the centromere. Centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards the opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out microtubules which are called as asters. हर एक centrosome जो है वो एक microtubule project out करेगा जिसे aster बोलेंगे. Microtubules कैसी होती है? जैसे मान लो ये आपका सेल है, इधर आपका ये एक सेंट्रोमियर होगा और ये एक सेंट्रोमियर होगा और बीच में आपके पास ऐसे ना सिस्टर क्रोमोसोम है. तो ये आपके पास ऐसे क्रोमोसोम्स है कंटेनिंग टू क्रोमैटिड्स और यहाँ से ये जो ऐसे ये जो निकल रहे ऐसे स्टार्स जैसे स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा निकल रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एस्टर्स. क्या बोलेंगे? एस्टर्स. और ये एस्टर्स कहाँ से निकलते हैं? इससे. और फिर इससे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे जो इसको यहाँ पे आके काइनेटोकोर पे अटैच करेंगे तो इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. और ये कहाँ पे अटैच करेंगे? ये सेंट्रोमियर है उसके आसपास एक काइनेटोकोर्स है तो काइनेटोकोर्स पे आके अटैच करेंगे. ठीक है. सो ये काइनेटोकोर्स पे आके अटैच करेंगे. These two asters together with the spindle fiber forms mitotic apparatus. और ये दो asters और वो स्पिंडल फाइबर टुगेदर मिलके माइटोटिक apparatus बनाते हैं. Cells at the end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. ना उसके पास nucleolus है, ना उसके पास nuclear envelope है, ना उसके पास Golgi complex है, ना उसके पास endoplasmic reticulum है, कुछ नहीं है. वो सारा उसने हटा दिया because the cell has to divide itself. So when the cell has to divide itself, it has to make a lot of changes in itself. Now going to the next phase, which is metaphase. So now we are moving forward with the next phase, and the next phase that we have is the metaphase. The complete disintegration of the nuclear envelope marks the starting of the second phase of mitosis. Complete disintegration. Nuclear envelope नहीं होना चाहिए. देखो डायग्राम में nuclear envelope दिख रहा है? नहीं दिख रहा. So the complete disintegration, जब पूरा के पूरा nuclear envelope हट गया है, अब पूरा nucleoplasm ही है सिर्फ. ना उसमें endoplasmic reticulum है, ना उसके पास nucleolus है, ना उसके पास nuclear membrane है, कुछ नहीं है. So that is marking the starting of the second phase of mitosis, and hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. और ये जो क्रोमोसोम्स है ये पूरे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में से बिखरे हुए हैं. बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. तो ये स्टेज तक जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट हो जाता है. कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब ये जो ऐसे क्रोमैटिड्स है वो ऐसे बन जाते हैं. ये क्रोमैटिन मटेरियल जो था वो अपने आप को ऐसे क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट कर लेता है. सो देयर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो कंप्लीट हो गया है. By this, the stage at which morphology of chromosome is most easily studied, double, triple star. ऐसा कौन सा stage है जहाँ पे morphology of chromosome is most easily studied? The morphology of the chromosome is most easily studied during metaphase. At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together at the centromere. मैंने बोला दो sister chromatids है
किस पे हेल्ड है, सेंट्रोमियर के थ्रू हेल्ड है. स्मॉल disc shaped structures at the surface of the centromeres are called as kinetochores. These structures serve as the site of attachment of the spindle fiber. Obviously सेंट्रोमियर के आसपास disc shaped structures, kinetochores, जहां पे आके spindle fiber attach करेगा. So the spindle fiber is going to come and it is going to attach itself at that kinetochores at the site of the attachment of the spindle fiber formed by the spindle fiber to the chromosome that are moved in the position at the center of the cell. Congression होगा और उससे ये बीच में आ जाएंगे, tug of war शुरू हो जाएगा, right, to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. Hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected to the kinetochore from the chromosome of the opposite pole. Now let me explain this to you in a more detailed format. क्या होता है ये, जैसे आपका मैंने आपको पहले भी सेल बताया, मैं अभी भी आपको ये सेल बता रही हूँ. ये सेल है, यहाँ से ये आपके दो सेंट्रोमियर्स है या आप इसको सेंट्रियोल्स बोल लो, है ना. अब यहाँ पे ये जो है ये आपका एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये वाला जो है ना ये आपका एक दूसरा क्रोमोसोम है. यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, उसने एक क्रोमैटिड को अटैच किया. यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, उसने दूसरे क्रोमैटिड को. बट ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है जिसपे मैं ऐसा कलर कर रही हूँ, है ना, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इसको अटैच करने के लिए यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएगा जो इस सिस्टर क्रोमैटिड को अटैच करेगा और यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएगा जो इस सिस्टर क्रोमैटिड को अटैच करेगा और फिर इनके बीच में होगा कांग्रेशन. कांग्रेशन जब होगा तो ये जो ऐसे ऐसे है ना, अब ये ऐसे हो जाएंगे और ये वाला जो है ये ऐसे हो जाएगा, है ना. तो ये इसको इधर लेकर आ जाएगा और ये उसको उधर लेकर चला जाएगा. बट ये ऐसे नहीं होंगे, ट्रेलिंग आर्म्स होंगे और ऐसे जाएंगे. इधर भी इसके ट्रेलिंग आर्म्स होंगे और ये ऐसे जाएंगे. सो सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल साइड एंड द ट्रेलिंग आर्म्स ओवर दैट. अभी ये वाली लाइन भी आएगी. द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, इट्स सो मच शैबी इसीलिए मैंने कट कर दिया. The plane of the alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphasic plane. The key features is spindle fibers attached to the kinetochores. Chromosomes are moved to the spindle equator and get aligned along the metaphasic plate through the spindle fibers to both the poles. So they get aligned at the metaphasic plate through the spindle fibers at both the poles. They get aligned at the metaphasic plate through the spindle fibers at both the poles. Now you have the next process which is anaphase. Anaphase में जैसे डायग्राम देखो, यहाँ पे भी डायग्राम है. ये वाला जो है ये मेटाफेज है. देखो बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स है, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स है, इन्होंने मेटाफेज के बीच में से अटैच किया, ये आपके सेंट्रियोल्स हो गए और अब इसको ऐसे वो खींचेगा. सो दैट इज देयर इज गोइंग टू बी अ टग ऑफ वॉर और ये बीच में है, तो बीच में है तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज इन द सेंटर. सो दैट इज अ मेटाफेसिक प्लेट जो बनती है. अब एनाफेज, अब आपका क्या हो गया, डिविजन हो गया. ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो अलग हो गए. अब जब ये दोनों अलग हो गए तो ये वाला आपका सेंट्रोमियर, ये वाला आपका टेल्स, अब वो उसको लेकर जाएगा. वो दोनों छोटे होंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अपने आप को शॉर्टन करेंगे. At the onset of the anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards their opposite poles. So they begin their migration towards the opposite poles. As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. तो जैसे मैंने कहा कि जब क्रोमोसोम अपने आप को शॉर्टन करता है, जब स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को शॉर्टन करते हैं, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब स्पिंडल फाइबर्स ने अपने आप को शॉर्टन किया तब आपका ये जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है वो स्पिंडल फाइबर्स की तरफ है. इट इज एट द लीडिंग एंड और उसके जो आर्म्स है वो पीछे ऐसे ट्रेल कर रहे हैं, पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं. सो द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रोमियर्स गेटिंग स्प्लिटेड एंड द क्रोमैटिड्स गेटिंग सेपरेटेड एंड द क्रोमैटिड्स मूविंग टू द ऑपोजिट poles, right? Moving forward to the next stage, which is telophase. At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective pole decondense and lose their individuality. क्या होता है telophase के अंदर, देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. बट इस पे आते हैं हम इतना पढ़ने के बाद, साइटोकाइनेसिस भी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जाते हैं. सो बिगिनिंग ऑफ द कैरियोकाइनेसिस पे अब ये जो टीलोफेज है, ये टीलोफेज में क्रोमोसोम्स पोल्स पर चले गए. पोल्स पे जाने के बाद वो अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे और क्रोमैटिन में चले जाएंगे. द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, ना हम उन्हें देख सकते हैं. एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट द पोल्स. तो क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा. दिस इज द स्टेज व्हिच हैज फॉलोइंग की इवेंट्स. क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट पोल्स and their identity is
lost as a discrete element. हमें नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम कौन सा है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियोलस है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हट चुके थे प्रोफेज के अंदर, वो टीलोफेज के अंदर फिर से आ जाएंगे। अब क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब बारी आती है कि हम इस सेल को डिवाइड कर दें। और जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो वो करते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplishes not only the segregation of the duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided. सिर्फ माइटोसिस में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं होते, सेल अपने आप में भी क्या करता है, सेल अपने आप में भी डिवाइड करता है into two daughter cells by the separation of cytoplasm, which is called as cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. एनिमल सेल्स के अंदर कैसे होता है, फरो बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बीच से होता है, जैसे मैंने कहा कैसे ये बीच से होता है, बट the furrow gradually deepens and ultimately joins the center during the cell division into two. But plant cells में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास relatively inextensible cell wall होती है, जिसमें cell wall के structure को हम नहीं हटा सकते, cell wall काफी tough है, काफी rigid है. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outwards to meet the existing lateral walls. तो animal cells के अंदर basically क्या होता है, animal cells में जो division है वो इस direction में होता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। और वहीं पे अगर आपका प्लांट सेल आ गया तो प्लांट सेल में जो डिविजन होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। सो दिस इज फॉर विच सेल्स, दिस इज फॉर प्लांट सेल्स एंड दिस इज फॉर एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में अंदर की तरफ और प्लांट सेल्स में बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंस होता है सेल वॉल का। अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल एक इंडिस्पेंसिबल वॉल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो उसको ना हम बड़ी कर सकते ना छोटी कर सकते, इसीलिए द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells. तो ये जो दो adjacent cells होते हैं उनके बीच में सबसे पहले क्या बनता है, उनके बीच में सबसे पहले सेल प्लेट बनती है। फिर ये जो सेल प्लेट बनी ना, ये सेल प्लेट फर्दर मिलके क्या बनाती है, ये सेल प्लेट आपकी फर्दर मिलके बनाती है मिडल लैमेला। और जब मिडल लैमेला बन जाता है तो फिर ना द सेल्स इज गोइंग टू डिवाइड, और फिर वो कैसे करती है, डिवाइड करती है। सो फिर वो जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करेगा, right? At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises due to the formation of syncytium. Syncytium क्या है? Syncytium is the liquid endosperm in coconut. अब basically क्या होता है कि कभी कभी कैरियोकाइनेसिस हो गया, सेल ये जो प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था, सब हो गया, बट अब सेल ने डिवाइड ही नहीं किया, सेल दो में बना ही नहीं, सेल ने साइटोकाइनेसिस नहीं किया, तो फिर क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस है ना उसका अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। और वो कहाँ देखने को मिलता है, आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट में पानी वाला जो कोकोनट होता है ना वो आपका क्या है, वो आपका नॉर्मल एंडोस्पर्म है। बट फिर अब वो जो है ना वो क्या करेगा, वो अब अपने आप को, वो सिंक्शियम कंडीशन है, दैट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। अभी उसने अपने आप को डिवाइड नहीं किया, जब वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा, जब अपने आप में आसपास सेल्स बनाना शुरू करेगा, सेल वॉल बनाना शुरू करेगा, मतलब जब वो साइटोकाइनेसिस के अंदर जाएगा तो उसके अंदर फिर वो व्हाइट वाला जो हम कोकोनट खाते हैं वो वाला कोकोनट बन जाएगा। तो पीने वाला कोकोनट इज अ सिंक्शियम कंडीशन, वेयर एज द वन दैट वी ईट दैट इज नॉट अ सिंक्शियम कंडीशन, दैट इज अ सेल्युलर एंडोस्पर्म जो बन चुका है, पूरे तरीके से उसका डिवीजन हो चुका है। यहाँ पे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अर्ली प्रोफेज है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो रही है थोड़ी बहुत, फिर ये लेट प्रोफेज है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो रही है। फिर मेटाफेज है, ये आपके सेंट्रियोल्स है, इनके आसपास ये जो निकल रहे हैं हम इन्हें एस्टर्स बोलते हैं, मैंने जैसे कहा। ये जो है ये आपके स्पिंडल फाइबर्स है और ये क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स ने अपने आप को ऐसे बीच में अरेंज कर लिया, दिस इज अ मेटाफेजिक प्लेट। तो इसे हम कौन सी प्लेट बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। या कहाँ पे अटैच है, तो ये उसके काइनेटोकोर्स पे अटैच है जो सेंट्रोमियर्स को करते हैं। अब इनके बीच में डिविजन हुआ, जब डिविजन हुआ तो उसने क्या बनाया, डिवीजन में उन्होंने बनाया एनाफेज। एनाफेज के बाद उनका साइटोकाइनेसिस हुआ और फिर साइटोकाइनेसिस के बाद सेल का डिवीजन हो गया। Now, what is the significance of mitosis? हम mitosis क्यों करवाते हैं? Mitosis or the equational division, what is the significance? Mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only, to the 2n cells only. सिर्फ 2n cells ही होते हैं जो mitosis को show करते हैं। However, in some lower plants, जब हम lower plants की बात करते हैं और कुछ social insects की बात करते हैं जो haploid cells also divide by mitosis. So lower plants and social insects
जैसे ड्रोन हो गया, मेल हनी बीज हो गए, उसमें माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करते हैं। तो लोअर प्लांट्स में और उसमें हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिविजन। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? Water is necessary. Water break. Hmm. Mitosis usually results in the production of a diploid daughter cell. Students will take 10 to 15 minutes extra. Meiosis we complete kar hi denge because meiosis is a very simple topic. So let's complete the chapter in today itself. So mitosis usually results in the production of a diploid daughter cells with identical genetic complement, as I said, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, कोई जीन्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो एकदम आइडेंटिकल, मतलब और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो जैसा है वैसा ही रहेगा. द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो बहुत अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल को डिवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर न्यूक्लियस का जो होल्ड है साइटोप्लाज्म पे वो धीरे धीरे कम होता जाता है. जितना बड़ा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस अपनी साइज उतनी ही रखेगा बट साइटोप्लाज्म बढ़ाता जाता है. तो क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा तो न्यूक्लियस का जो होल्ड रहेगा पूरे साइटोप्लाज्म पे वो कम हो जाएगा. सो बेटर इज कि वो डिवाइड कर जाए. It therefore becomes essential for the cell to divide and restore the nucleocytoplasmic ratio. ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है. अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर में, हर किसी में आपको सेल रिपेयर देखने को मिलेगा. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड. ये जो सेल्स होते हैं ना, अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल्स, कौन से तीन सेल्स बोले? द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, गट यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एंड द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड. सो कौन कौन तीन लोग करते हैं, याद रखना. upper layer of the epidermis, the lining of the gut, upper layer of the epidermis, lining of the gut, upper layer of the epidermis, lining of the gut, and the blood cells. Mitotic division in the meristematic tissues, the apical meristematic tissue and the lateral cambium results in a continuous growth of plants throughout their life. यही माइटोटिक डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो अपनी लाइफ में थ्रू आउट ग्रो कर सकते हैं. नाउ विल गो विद द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज मियोसिस. मियोसिस क्या है? देखो, माइटोसिस भी है एक प्रोसेस और एक प्रोसेस मियोसिस है. मियोसिस वो होता है जो ह्यूमंस में होता है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो आइडेंटिकल तो होंगी पेरेंट्स से, बट वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगी. आपकी जो सिमिलैरिटीज है वो सिमिलर होगी टू योर पेरेंट्स, बट यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, राइट? तो इसीलिए मियोसिस में दो तरीके के मियोसिस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 2 पूरा सेम है जो हमने अभी पढ़ा माइटोसिस. इक्वेशनल डिवीजन जो अभी हमने पढ़ा ना, वो सेम है मियोसिस 2. मियोसिस 1 थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका जेनेटिक एक्सचेंज होता है. आपकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है. अब सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन सी होती है? तो ये वाली जो थी आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी. अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आइडेंटिकल नहीं रहती है, इनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है, और अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे आर नो मोर आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट? और यहाँ पे मियोसिस के थ्रू नंबर ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. अगर क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है. अगर आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने आप को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देंगे. तो ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है मियोसिस के अंदर, विच इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जिसके बेसिस पे आज हम हमारे नंबर को मेंटेन करके रख पा रहे हैं. अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो तो 46 बनाते. अब मान लो अगर ये मियोसिस ना हो रहा होता तो 46 का डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, तो ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं, फिर लाइफ का पॉसिबल होना एग्जिस्ट नहीं होता. तो मियोसिस हैव रियली changed the way of the reproduction that we were talking about till right now. Let's start with how the things are and how they are functioning.
समझते हैं. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. As I said, दो haploid मिलके एक diploid बनाएंगे. Gametes are formed from special diploid cells. As I said, पहले diploid cell है, फिर उसने haploid बनाया, फिर दो haploid मिले, उन्होंने diploid बनाया. Obviously, just like what happens in humans, we have diploid organisms. That diploid organisms produces haploid gametes, the sperm and the ovum. When they compromises, when they fertilizes, what happens? They forms a two-end zygote. So that same thing happens with the cell. The special kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of the haploid daughter cells. So this is a special kind of division जहाँ पे जो chromosome number है वो half से divide हो जाता है और उससे आपको haploid daughter cells मिलते हैं. This kind of division is called meiosis, and this is called as meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of a sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. So there are two phases in the life of a sexually reproducing organism. For the haploid phase, this happens, meiosis. But for the diploid phase, fertilization occurs. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gamete. The key features of meiosis के अंदर दो cycles होती है nuclear and cell division की. एक होता है meiosis 1, एक होता है meiosis 2. But सिर्फ एक single cycle होती है DNA replication की. A single cycle of DNA replication and two cycles of meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. तो पहले G1 phase, फिर S phase, फिर G2 phase और फिर meiosis 1 और उसके बाद फिर meiosis 2. Meiosis involves pairing of homologous chromosome. Pairing of what? Pairing of homologous chromosomes which are identical and recombination between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. A little bit weird terms are there, but I think you'll get accustomed to it for sure. So it's a recombination, right? So there is the pairing of homologous chromosomes. Now, what are homologous chromosomes? The parental chromosomes, the maternal chromosome, and the paternal chromosomes. They are even though similar, but they are different, right? So they are called as homologous chromosomes. And the recombination between the non-sister chromatids. Four haploid cells are formed at the end of meiosis 2. So there are how many haploid cells which are formed at the end of meiosis 2? Four haploid cells. So four haploid cells, meiosis can be, as I said, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Moving forward, now these are the diagrammatic representation of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Just see the GIF that has been there. First, see this one. The crossing over or the gene recombination which is occurring. Now, the prophase 1 that I'm talking about, it is further divided into 5 stages. What is the prophase 1 divided into? The prophase 1 is divided into 5 stages, which is leptotene, zygotene, pakitine, diplotene, diakinesis. Yes, you heard correct. Leptotene, zygotene, pakitine, diplotene, diakinesis. अब देखो, शुरुआत से देखो, ये synapses हुआ, अब ये sister chromatids थे, homologous chromosomes है, अब इनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर होगा. अब ये सेम नहीं रहे, ये ग्रीन पे थोड़ा सा ब्लू आ गया, ब्लू पे थोड़ा सा ग्रीन आ गया, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया. क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये साइनाप्सिस हुआ. सी देयर इज अ साइनाप्सिस व्हिच इज अकरिंग. अब ये साइनाप्सिस हुआ, अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, ये ग्रीन है पूरा, अब ये देखो थोड़ा सा ब्लू हो गया, मतलब अब आइडेंटिकल नहीं रहा. ये क्रोमैटिड एक ग्रीन है पर इसमें थोड़ा सा ब्लू आ गया. सो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट आइडेंटिकल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट आइडेंटिकल. एक पूरा सेम है. तो देखो यहाँ पे ये अब when it's going to get separated, just see it over here. This is the entire green, this is entire green, but ये blue है. तो sister chromatids are not similar. If you see over here, ये आपको पूरा meiosis बता रहा है. देखो आपका ये हो गया, मेटाफेज होगा, टीलोफेज होगा, और ये इस तरीके से the sister chromatids would be. But if you see over here, ये पूरा blue है एक साइड वाला, और ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा पिंक पोर्शन है. क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिंक पोर्शन है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट आइडेंटिकल. एंड दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये मेटर्नल क्रोमोसोम्स है, पैटर्नल क्रोमोसोम्स है. दीज आर होमोलोगस. इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ. जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये बना. इसमें ये सेम है, बट देखो ये पिंक पिंक है, बट इसमें थोड़ा सा ब्लू है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल. इसीलिए वेरिएशंस आते हैं. इसीलिए वेरिएशंस आते हैं. और वो किसके वेरिएशंस है? कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट्स. किसके वेरिएशंस है? कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट्स. प्रोफेज 1. Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex than favor to the prophase of mitosis. Obviously, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है, आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं. So it is a more longer and more complex when compared to prophase of mitosis.
It has been further subdivided into following 5 phases, that is leptotene, zygotene, pakitine, diplotene and diakinesis. But kiske basis pe? On the basis of the chromosomal behavior. On the basis of the chromosomal behavior, they are further divided into 5 phases: leptotene, zygotene, pakitine, diplotene and diakinesis. The first one that you have is leptotene. The leptotene stage, the chromosome become gradually visible under light microscope. Obviously पहले तो वो क्रोमैटिन है, फिर प्रोफेज में आया, तो जब प्रोफेज में आया तो थोड़ा उसने अपने आप को टैकल अप करना शुरू किया, और जब उसने वो किया तो वो एंटेंगल वर्जन से थोड़ा क्रोमोसोम बनने लगा, तो वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगे. द कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू एट लेप्टोटीन. पूरे लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को क्या करता रहता है, कंपैक्ट करते रहता है. This is followed by the second stage of the prophase one, which is zygote. अब लेप्टोटीन के बाद सेकंड स्टेज आता है zygote. लेप्टोटीन में उसने क्या किया, लेप्टोटीन में उसने कुछ नहीं किया, बस अपने आप को जो क्रोमैटिन में था उसने अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया. So it converted itself from chromatin into chromosome. Converted itself from chromatin into chromosome. During this stage, the chromosomes start pairing together and this process of association is called as synapses. अब वो लोगों ने क्या किया, एक साथ pairing करना शुरू किया. हाँ, so they started pairing together. That is called as synapses. Pairing का मतलब एक के ऊपर एक, one after the other. ऐसे दिखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक के पीछे एक क्रोमोसोम है भी, So they will be appearing like this is one sister chromatid that you have, right? ये आपकी एक sister chromatid है. अब दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड मान लो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, और इसी के पीछे आपकी एक दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है. तो ये लोगों ने क्या किया, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दिया. क्या कर लिया, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर लिया. तो जब इन्होंने एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दे स्टार्टेड पेयरिंग टुगेदर. दैट इज दे स्टार्टेड डूइंग द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस. Such paired chromosomes are called as homologous chromosomes. अब इन्हीं chromosomes को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं chromosomes को हम homologous chromosomes बोलते हैं. So this pairing that is occurring between two chromosomes, that is called as homologous chromosomes, और उसे synapses बोलते हैं. Electron micrograph of this stage indicate that the chromosome synapses is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonemal complex. This complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad. However, they are more clearly visible at this stage, at the next stage. थोड़ा और visible होते हैं at the next stage. So अब यहाँ पे ये zygote में अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो जब इसके ऊपर स्टडीज हुई, जब बहुत ज्यादा स्टडीज हुई क्रोमोसोम्स के ऊपर, तब ये पता चला कि ये तो स्टैकिंग है. अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो एक के पीछे एक है, आपको नहीं दिखेगा. बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में स्टडी की गई, तो जैसे ये एक क्रोमैटिड का हाफ वाला हिस्सा है, तो इसके बीच में से आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, और यहाँ पे एक ऐसी सिस्टर क्रोमैटिड ऐसी साइड पे, यहाँ पे भी ऐसी सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे साइड पे, जो आपको दिख नहीं रही है. बट ये दोनों कैसे है, ये उसका साइड वर्जन है. इसको आगे से देखोगे तो आगे से कैसे दिखेंगे, सिर्फ एक. बट अगर उसका साइड वर्जन लोगे तो ऐसे दिखेंगे. मतलब वो दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन था, इसे हमने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोला. जो साइनेप्सिस था, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था. सो the electron micrograph study revealed that there is a synaptonemal complex formation. This complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad. क्यों tetrad, चार है ना, चार sister chromatids है, एक दो तीन चार. So they are चार, so they are bivalent or they are tetrad. So you have to understand that they are bivalent or they are tetrad. अब पर अभी भी इतना अच्छे से visible नहीं है, अभी भी हमें ये जो tetrad वाला structure है वो दिख नहीं रहा. ये tetrad कब दिखेंगे, tetrad दिखेंगे जब थोड़ा सा difference होगा. So the first two stages are relatively short-lived compared to the next stage, that is pakitine. During this stage, the four chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appear as tetrads. अब यहाँ पे ये एक दूसरे से थोड़ा अलग होने की कोशिश करेंगे और tetrad बनेंगे. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over between two non-sister chromatids of the homologous chromosome. अब क्या हुई बात, देखो सबसे पहले तो बोल रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. देखो इतना ज्यादा ये घूम फिर के एक बात पे लाएगा. देखो सबसे पहले जब पकाइटीन स्टेज आया, तो अब ये जो क्रोमोसोम है, ये मान लो ये मेरा एक पहला वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, और अब ये वाला जो है ये दूसरा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो मुझे दिखना शुरू हो गया कि हाँ थोड़े बहुत क्रोमोसोम है. बट अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ना छोटे छोटे, अब क्या होगा यहाँ पे ना ऐसे नोड्यूल्स बनेंगे. यहाँ पे क्या बनेंगे, नोड्यूल्स बनेंगे, जिससे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, कौन सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा. उनके बीच में जो इसका जो ग्रीन है वो
वायलेट में चला जाएगा और इसका वायलेट ग्रीन में आएगा। किस पे होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब सिस्टर क्रोमैटिड कौन सी है? ये जो है ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है, बट इसके पीछे जो है वो थोड़ी ना उसका सिस्टर क्रोमैटिड है। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? तो एक ऐसा ग्लू जैसा स्ट्रक्चर आके लग जाएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और ये ग्लू उसको चिपका देगा उस जगह पे से, है ना। अब उसने चिपका दिया, अब आप उसको अलग करने की जब कोशिश करोगे तो ये उसका पार्ट लेकर निकलेगा और ये उसका पार्ट लेकर जाएगा, राइट। तो ये जो ग्लू लगा है उसे हमने क्या बोला? उसे हमने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोले। क्या बोले? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोले। सो लेट्स रीड इट। अब रीड करेंगे तो समझ आएगा। What are they saying? This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, glue जो उसको वहां पे स्टिक कर देगा। बट अभी हमें पता नहीं चला है कि स्टिकिंग हो गई है। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। आपने किसी चीज को चिपका दिया, अब वो जब निकलेगा तो वो उसको लेकर निकलेगा, तो उसका क्रॉसिंग ओवर लेकर होगा, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। बट इसका ये वाला क्रोमैटिड इसके ये वाले क्रोमैटिड्स के साथ करेगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, right? Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. So what is crossing over? Crossing over is nothing but it is the exchange of the genetic material between two homologous chromosomes. Crossing over is an enzyme mediated process and the enzyme involved is recombinase. तो क्रॉसिंग ओवर जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का, और एंजाइम से होता है। तो वो जो एंजाइम है उसे रिकॉम्बिनेस बोलते हैं। क्यों रिकॉम्बिनेस? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है तो रिकॉम्बिनेस एंजाइम है। Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pachytene, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over. अब यहाँ पे ना उसको उसने क्या किया? उसको उसने वहां पे ज्वाइन कर दिया। क्रॉसिंग ओवर के साइड पे अब कुछ नहीं हो सकता। अब आता है फेज ऑफ डिप्लोटीन। डिप्लोटीन इज recognized by the dissolution of synaptonemal complex. Synaptonemal complex जो था, ये जो इलेक्ट्रोग्राफ वाला स्ट्रक्चर था वो बना था लेप्टोटीन में और फिर जाइगोटीन में, तो जाइगोटीन में बना था। अब ये जो साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये जैसे हटेगा वैसे ये क्रोमोसोम्स कैसे बनेंगे पता है? ये क्रोमोसोम्स आपके बनेंगे कुछ ऐसे, देखो, एक इसका ऐसे और एक इसका ऐसे। अभी ये कहाँ से अटैच्ड है? उन साइट्स पे अटैच्ड है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां पे ग्लू लगा हुआ है। अभी भी ग्लू नहीं हटा है। ग्लू क्या है? ग्लू रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है। ये तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था जो होमोलोगस क्रोमोसोम को ज्वाइन करा था। अभी हम बात कर रहे हैं ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट रहा है, बट ये लोग ग्लू वाली जो पोजीशन है, जो आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, वहां पे अभी भी चिपके हुए हैं। सो दे आर प्लेस्ड एट देयर, क्योंकि वो लोग वहां पे अभी भी है, एज दे आर प्रेजेंट इवन एट देयर पोजीशन राइट नाउ। तो अब क्या होगा? So, and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over. Crossing over पे नहीं हटेगा। आपने किसी चीज को वहां से चिपका दिया, एक बहुत बड़ा पेज, आपने उसका बीच का लिया, वहां पे ग्लू लगा और उसको दूसरे पेज पे चिपका दिया। अब वो हर जगह से निकल पाएगा, बट द पॉइंट where you have pasted the paper, at that point it will not leave that point, और उसी को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, उसी को बोलेंगे दैट क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, दैट साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पेपर अलग हो रहा है, वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है दो पेपर का, वो हट रहा है, बट इट इज स्टिल अटैच्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज द क्रॉसिंग ओवर। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज chiasmata। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं हम chiasmata बोलते हैं। इन डिप्लोटीन which can last for in oocytes of some vertebrate, ये डिप्लोटीन कुछ months और years के लिए last करती है। The final stage of meiotic prophase 1 is diakinesis। जो सबसे last stage है prophase 1 का, meiotic prophase 1 का, वो है diakinesis। This is marked by the terminalization of chiasmata। ये जो X-shaped structures बने थे जहाँ पे glue था, अब ये glue भी हट जाएगा। Now the glue is also not there. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। यहाँ पे separation हो गया, और अब देखो ये आपका सब कुछ हो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सब बना था। अब यहाँ पे ये देखो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन, और अब डायकाइनेसिस जो है वो मेटाफेज में लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोफेज था, अब प्रोफेज मेटाफेज में जाएगा। प्रोफेज में सिर्फ क्या हुआ? प्रोफेज में सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ जहां पे अब दो सिस्टर
क्रोमैटिड एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ? सबसे पहले साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बने। एक दो पेपर को लो और उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर दो और उसको आगे से देखो, आपको क्या पता चलेगा कि पीछे पेपर है या नहीं? आपने तो उसको स्टैक कर दिया है, पर जब उसको साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने दो पेपर्स को क्या किया है, स्टैक किया है। तो वो जो स्टैकिंग होती है वो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। अब कुछ कुछ जगह पे वो पेपर पे गम लगा दो और उसको चिपका दो, तो दैट वुड बी रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स व्हिच वुड बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिकॉम्बिनेस। अब आप क्या करो, अब आप पेपर को अलग करने की कोशिश करो, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करो। जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा दो चीजें हैं, बट द पेपर विल नॉट गेट सेपरेटेड एट द पॉइंट जहां पे ग्लू अटैच्ड है। फिर जब ग्लू हटेगा तो एक पेपर का पार्ट दूसरे पेपर पे आ गया होगा, दूसरे पेपर का पार्ट थोड़ा सा एक पेपर पे गया। So this is how genetic material get exchanged in the prophase 1, in the leptotene, zygote, pakitine, diplotin and diakinesis. Moving to the next stage, metaphase 1. अभी भी bivalent chromosome है, tetrad है. The bivalent chromosome align on the equatorial plate, same equatorial plate पे होंगे. The microtubule from the opposite poles of the spindle अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। आप बोलोगे यार यहाँ पे तो टग ऑफ वॉर नहीं होगा, यहाँ पे टग ऑफ वॉर नहीं होगा, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होगा। मियोसिस 1 होता ही सिर्फ इसीलिए है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। बाकी मियोसिस 1 का इंडिविजुअली कोई फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स ऑल, इट हैज नो अदर फंक्शन। मेटाफेज 1 में ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। एनाफेज 1 में एक अलग भी चले जाएंगे, कोई टग ऑफ वॉर नहीं होगा, टीलोफेज 1 भी हो जाएगा। So that is how it is, right? अब देखो यहाँ पे this is one of the diagrams that is there. मेटाफेज का डायग्राम है और एनाफेज का डायग्राम है और टीलोफेज का डायग्राम है। देखो आपका न्यूक्लियोलस हट गया, अब आपके स्पिंडल क्रोमोसोम्स आ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम, अब वो दोनों अलग जगह पे चले गए। क्रॉसिंग ओवर भी बता रहा है वो, देखो टीलोफेज हो गया, देखो सब डिजेनरेट हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम आइडेंटिकल नहीं है, टीलोफेज 1 हो गया। दी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड। ये सेपरेट हुए, देखो यहाँ पे ये सेपरेट हुए, सो दे सेपरेट, द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पे सिस्टर क्रोमैटिड्स रहेंगे। देखो क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे, क्रोमोसोम्स हो रहे, क्रोमैटिड नहीं हो रहे, क्रोमोसोम हो रहे। द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, यहाँ पे रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायड ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि पहले तो चार थे ना, 1 2 3 4 और इसके पीछे भी 1 2 3 4, तो तब हमने उसको टेट्राड बोला था। अब तो दो ही है, तो दो है तो हम उसे डायड ऑफ सेल्स बोलेंगे। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। मतलब थोड़ा बहुत तो करते हैं, बट ऐसा नहीं कि पूरा इंटरकाइनेसिस हो गया, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, बिल्कुल सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको मियोसिस 2 में भी जाना है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली टीलोफेज 1 से मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में जंप करते हैं। The stage between two meiotic division is called as interkinesis। ये जो stage होता है between two meiotic division उसे क्या बोलते हैं? interkinesis, जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि मियोसिस के अंदर भले दो प्रोफेज है, भले दो मियोसिस है, बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग one time, right? So there is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, which is a very simple prophase, similar अब mitosis ही पढ़ना है आपको। So this is meiosis 2। देखो सबसे पहले, अब आप meiosis 2 को समझने से पहले इसको समझो, डायग्राम को समझो। सबसे पहले ये वाला है, let me change the color। ये जो था, अब ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन गए, इनका मेटाफेज 1 हो गया, फिर यहाँ पे एनाफेज 1 हो गया, और अब यहाँ पे इसका टीलोफेज 1 हो गया। अब क्या होगा? अब होगा प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा जी? प्रोफेज 2 में अब ये जो क्रोमोसोम है ये अलग होंगे, ये क्रोमोसोम्स अलग होंगे, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, और ये क्रोमैटिड देखो सिंगल क्रोमैटिड में बने, सिंगल क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड। सो दैट इज मियोसिस 2। Now, the prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. 5 more minutes, students, and then we'll be done. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. Cytokinesis जैसे हुआ ना, वैसे directly प्रोफेज meiosis 2। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी cytokinesis तक वेट नहीं करता सेल, डायरेक्टली टीलोफेज 1 से प्रोफेज 2 में जंप करता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स आर फुली इलोंगेटेड। क्रोमोसोम्स ऐसा नहीं कि क्रोमैटिन बन गए फिर क्रोमैटिन से वापस से क्रोमोसोम, नहीं नहीं, बीच में ही जहां पे वो क्रोमैटिन बन रहे हैं उसी में वो रोक लेगा और बोलेगा वापस से गेट कन्वर्टेड टू द क्रोमोसोम्स। To meiosis 1,
meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears at the end of prophase 2. The chromosomes again become compact. Metaphase 2 में the chromosomes align at the equator and the microtubules get attached to the kinetochores of the sister chromatids. Sister chromatids के kinetochores पे attach होंगे. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome. अब यहाँ पे simultaneous splitting होगी, which was holding the sister chromatid. कभी भी मेटाफेज 1 में कभी भी एनाफेज 1 में कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड या कोई होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं होती है. होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड की. वहां पे सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं होता है एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवीजन होता है क्योंकि इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, allowing them to move towards the opposite poles of the cell, shortening of microtubule attaching to the kinetochore. Telophase 2 में meiosis ends with telophase 2, which is the 2 group of the chromosomes, once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of the tetrad of cells. वापस से 4 cells हो गए, that is 4 haploid daughter cells. आपके पास 4 haploid daughter cells बन गए. अब meiosis 2 का significance क्या है? What is the significance of meiosis 2? Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved. As I said कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है. नहीं तो मान लो ना, जैसे अगर एक स्पर्म और ओवा मिक्स होता है तो फिर उसके तो नंबर ही इंक्रीज होते जाएंगे. सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स has to be maintained. It is achieved across generations in sexually reproducing organism. Even though the process per se paradoxically results in reduction of the chromosome number by half, it also increases genetic variability. कभी कभी genetic variability नहीं आती है तो क्योंकि environment is a continuously changing place for us, it is very important कि genetic variability आए ताकि we can survive in this environment. If genetic variability won't be coming, we won't be able to adapt ourselves, and that is the reason why meiosis is a very important process, because it is helping in the genetic variability in the population from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution, otherwise we won't be able to evolve. So that's the end of the chapter. This is the summary of the chapter. Let's read it fast, and then if I'll find something new, I'll underline it and I'll do it. Otherwise, I'll not explain anything. According to the cell theory, cells arise from the pre-existing cells. As I said, cells, pre-existing cells. The process by which the cell occurs is called cell division. Any sexually reproducing organism starts its life from a single cell called zygote. Cell division does not stop with the formation of the mature organism but continues throughout its life cycle. कहाँ कहाँ होता है? Epidermis में होता है, gut of the wall में होता है, blood cells में होता है. The stages through which a cell passes from one division to the next is called as the cell cycle. Cell cycle is further divided into interphase, a period of preparation, and mitosis M phase, the actual period of the cell division. Interphase is further divided into G1, S, and G2 phase. G1 phase is the period when the cell grows and continues or carries out normal metabolism. Most of the organelles duplicate during the S phase, marks the phase of the DNA replication and chromosome duplication. G2 phase is the period of cytoplasmic growth. Mitosis is divided into 4 stages: metaphase, prophase, anaphase, and telophase. What happens in them, that is written over here. In contrast, उसमें क्या होता है, उसमें 5 phases होते हैं, and how they are occurring, that is also mentioned over here. There's nothing new, so that's the end of the chapter. We would be meeting in the next class with the next chapter. Till then, keep learning. Take care. Bye bye, all of you.